तो शायद आपको एक बड़ा हिस्सा मिल सकता था। किराए के मकान की जगह एक बड़ा आलीशान घर हो सकता था। कूलर तो छोड़िए, घर के अंदर एक एसी हो सकता था। मेरे पति रुपेश को छीनकर अगर तकदीर दखल नहीं देती तो हिमांशु की या किसी की भी दखल की गुंजाइश ही नहीं होती। और मुझे कितने भी लाख क्यों ना मिल जाते, रुपेश तो वापस नहीं आता ना। वैसे बदले के सुकून का कोई मोल नहीं होता। मेरा 10 साल का बेटा है, मेरी जान है वो। इतना संगीन जुर्म करके मैं उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। आप गलत गलियां छान रहे हैं। जो गलियां हम छान रहे थे, अगर वो गलत थी तो वो कौन सी सही गली थी जहां हमें इस कत्ल की जड़ मिलती, और उस गली तक हम पहुंचते कैसे? ये सबसे बड़ा सवाल तलवार बनकर लटक रहा था हमारे सर पर। अनीता यादव के पति शरद यादव के खिलाफ भी हमें कोई संदेहजनक सुराग नहीं मिल रहा था। केस की शुरुआत से लेकर अब तक सुहासिनी ही मुख्य संदिग्ध रही थी और अब भी थी, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ भी कील ठोकने वाला कोई सबूत हाथ नहीं लगा था। ये दोनों शूटर हाफिज और इनूस कई गैंग के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी बिल्कुल हवा है। किसी भी गैंग के पास कोई खबर नहीं इनकी। और ये गमछाधारी ये सामने से निकल भी जाएगा और हम लोग यूं ही खड़े बात करते रह जाएंगे। कमाल है तुम लोगों का खबरी नेटवर्क। शूटर्स को तो छोड़ो, सुहासिनी पर क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो तुम लोग? जीरो। साहब एक गुगली डालूं क्या? अभी तक तो सारे 9 बॉल डाले हैं तुम लोगों ने। बोल। अरिहंत कॉलोनी के बाहर सुहासिनी के घर पर नजर रखे हम लोग, तो खुद तो कहीं आती जाती है नहीं, तो हमें लगा कि हो सकता है कि कोई इससे मिलने के लिए आता हो। तो कोई आता है? देखा तुम लोगों ने? सुहासिनी के नहीं साहब, सुहासिनी के घर के बगल वाले घर में एडवोकेट रीता मिश्रा के यहाँ प्रकाश सिंह लगभग डेली आता है। प्रकाश सिंह? जी मैडम। सर ये वही प्रकाश सिंह है जो रीटा मिश्रा के मौजूद था जब हिमांशु और सुहासिनी के बीच में झगड़ा हो रहा था। और सर शूट आउट के बाद भी क्राइम सीन पर ये दौड़ा दौड़ा आया था एडवोकेट रीटा मिश्रा के साथ। साहब प्रकाश सिंह का एक जमीन का मैटर है, एडवोकेट रीता मिश्रा के यहाँ वो इसी सिलसिले में आता है। और हिमांशु भी तो जमीन की डीलिंग करता था। वो तो आपने सुहासिनी के किसी प्यार का पता लगाने के लिए बोला था, तो मैंने सोचा कि रोज आते आते हो सकता है प्रकाश और सुहासिनी का कहीं कोई टाका पीट हो गया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रकाश का कोई पुराना लफड़ा हो हिमांशु के साथ जमीन को लेकर के। और होने को तो ये भी इत्तेफाक लगता है कि ठीक कत्ल की दोपहर प्रकाश सिंह वहीं था रीता के घर पे। सर ये रीटा मिश्रा ने मुझे बताया था कि कत्ल के ठीक पहले हिमांशु और सुहासिनी के बीच में जोरदार झगड़ा हुआ था। और फिर उसने एक थ्योरी भी पेश की थी कि शायद सुहासिनी ने यह झगड़ा जानबूझकर किया ताकि हिमांशु घर से बाहर जाए और मारा जाए। ये झगड़ा जानबूझकर किया गया हो हिमांशु जी को उकसाने के लिए, ताकि उन्हें गुस्सा आ जाए, उनका मूड ऑफ हो जाए और वो रोज की तरह जब बाहर निकलते हैं उसी टाइम पर बाहर निकले। सब बात तो बिल्कुल फिट बैठती है। ये रीटा मिश्रा मुझे उस दिन ऐसे जानकारी दे रही थी जैसे कोई कोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन करके दलीलें पेश करता। पर हमें गुमराह करके रीटा मिश्रा को क्या मिलेगा? सर ये प्रकाश सिंह रोज एडवोकेट रीटा मिश्रा से मिलता है, वो भी उसके घर पर दोपहर में। सर ये हो सकता है कि प्रकाश सिंह और एडवोकेट रीटा मिश्रा इन दोनों ने मिलकर कोई साजिश रची हो। या तो ये रीटा मिश्रा इस सारी साजिश में शामिल है, या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है ये एडवोकेट रीटा प्रकाश सिंह की जमीन का मसला हैंडल कर रही थी, पर उसे इस बात की भनक ही ना हो कि प्रकाश और सुहासिनी के बीच कुछ चला था, या फिर हिमांशु और प्रकाश के बीच कोई पंगा। सर इन दोनों संभावनाओं में जैसे ही हिमांशु घर से बाहर निकला होगा, इसकी जानकारी बाहर फील्डिंग कर रहे हत्यारों को दी गई होगी कि टारगेट निकल चुका है। एक बार फुटेज फिर से देखते हैं। ये यूनुस और हाफिज, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखो, साफ दिख रहा है कि दोनों कंफ्यूज हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि गोली कहाँ चलानी है, किस पर चलानी है। जब तक इनका ये मास्टरमाइंड गमछाधारी ने इशारा नहीं करता, उसके बाद ये गोली चलाते। अब इस गमछाधारी को किसी ने मैसेज किया या फ़ोन किया, ये हम नहीं देख पा रहे क्योंकि वह इस वक्त फ्रेम में नहीं है। सर इस प्रकाश सिंह और उसके एडवोकेट रीटा मिश्रा दोनों की फाइल्स बनाते हैं, दोनों के फ़ोन रिकॉर्ड स्कैन करते हैं, एक एक डिटेल्स निकलवाते हैं। अगर कुछ भी हुआ तो ज़रूर सामने आएगा। इसी केस के चक्कर में प्रकाश सिंह का रीटा के घर लगातार आना जाना लगा रहता है। ये हिमांशु भी प्रॉपर्टी की डीलिंग करता था। इस प्रकाश सिंह का उससे कोई कनेक्शन? हम भी वही देख रहे हैं सर, लेकिन अभी तक कोई कड़ी जुड़ी नहीं है। एडवोकेट रीटा मिश्रा, इसकी क्या स्टोरी है? सर रीटा मिश्रा सिर्फ हिमांशु की पड़ोसन थे और उसके कत्ल से रीटा मिश्रा को कोई फ़ायदा होने वाला था, ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सर प्रकाश सिंह के फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक किए, उसके पड़ोसियों से भी बात की और अरिहंत कॉलोनी में सुहासिनी के अड़ोस पड़ोस में भी बात की। दोनों के बीच में एक बार भी हाय हेलो भी नहीं हुई है। इस प्रकाश सिंह और हिमांशु के बीच भी कोई कनेक्शन नहीं बैठ रहा है। नहीं सर,
ऐसे किसी प्रकाश सिंह को मैं नहीं जानता और ना ही इस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के बारे में सुना है। रीटा मिश्रा को जानते हैं? जानता नहीं हूँ, नाम सुना है। हिमांशु की पड़ोसन है, वकील है शायद कोई सर। और ये प्रकाश उसका क्लाइंट है। उसी प्रॉपर्टी के सिलसिले में जब 15 सितंबर की दोपहर को हिमांशु सुहासिनी से झगड़ा करके घर से बाहर निकला और जिस वक्त उस पर हमला हुआ तब ये प्रकाश रीटा के घर में मौजूद था। सर आप कहना चाह रहे हैं कि उसने हिमांशु को मरवाया? अभी नहीं कह रहे, पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी में कोई दम है, क्योंकि इस प्रकाश का ना तो हिमांशु से ना उसकी बीवी से और ना ही फैमिली के बाकी किसी मेंबर से कोई कनेक्शन दिख रहा है। सर ये महज एक इत्तेफाक हो सकता है कि जब हिमांशु पर गोली चली तब प्रकाश सिंह आसपास था, और ये भी एक इत्तेफाक हो सकता है कि प्रकाश सिंह की जमीन का मामला कोर्ट में अटका था और हिमांशु प्रॉपर्टी डीलर था। और अनिता यादव और उसका पति शरद यादव, उनसे कोई कनेक्शन हो सकता है? सर अभी तक तो नहीं दिख रहा है। हाँ असलम बोल। फिर प्रकाश सिंह का हिमांशु और सुहासिनी के साथ क्या कनेक्शन है इसका तो पता नहीं चला साहब, लेकिन इस प्रकाश सिंह का गोली और बंदूक के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है साहब। बंदे के पास लाइसेंस्ड गन है। किससे खतरा है प्रकाश को? लंबी कहानी है साहब। 2010 में प्रकाश सिंह का गन का लाइसेंस इशू हुआ था और 2011 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। बोल असलम, हम चौंकने के लिए मरे जा रहे हैं। इस प्रकाश सिंह की जो प्रॉपर्टी है ना साहब, कोर्ट में जो फंसी हुई है, उस प्रॉपर्टी पर शूट आउट हुआ था। का हिमांशु या उसके मौसा से कोई कनेक्शन था? वो तो पता नहीं साहब, लेकिन ये खबर हमें एक पुराने हिस्ट्री शीटर ने दी है। शूट आउट की लोकेशन प्रतापगंज है, तो किसी ना किसी थाने में केस जरूर दर्ज हुआ होगा। गुप्ता, 2011 का केस है शूट आउट। निकलाओ केस फाइल। मैं क्राइम सीन के आसपास के सभी थानों से शुरुआत करता हूँ। असलम, पूरा जोर लगा दो, अपनी सारी फौज लगा दो इस काम के पीछे। पता करो इस प्रकाश सिंह का हिमांशु से या उसकी बीवी सुहासिनी से या अनिता यादव या उसके पति शरद यादव से कोई भी कनेक्शन। रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन। बात सिर्फ लाइसेंस बंदूक की होती तो शायद हम प्रकाश सिंह के पीछे इतने हाथ धोकर नहीं पड़ते, पर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर इस शूट आउट की खबर ने हमारे कान खड़े कर दी। हम लगभग पक्का थे कि प्रकाश सिंह का हिमांशु के कत्ल के वक्त क्राइम सीन के आसपास होना महज एक इत्तेफाक नहीं था, पर इससे पहले कि प्रकाश सिंह की पूरी कुंडली हमारे सामने खुलती, हिमांशु के शूट आउट की साजिश का एक पन्ना हमारे हाथ लगा। कौन है संजय राजपूत? नया कौला पंटर है, पर नारायण नगर में बतौर गुंडा उभर रहा है। हिमांशु तिवारी के मर्डर में इसकी कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है? डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन इसका एक पुराना साथी है बंटी सिंह। मेरा बंदा उस बंटी सिंह से मिला था, तो बंटी सिंह बोला कि 16 सितंबर की सुबह से ये संजय राजपूत अंडरग्राउंड है। संजय और बंटी दोनों की डिटेल्स निकलवाओ और तुरंत भेजो। चल बंटी सिंह जी। चल चाय खत्म कर और चुपचाप जाके पीछे वाली गाड़ी में बैठ जा। अरे साहब मैंने किया क्या है साहब? संजय राजपूत कहाँ है बंटी? संजय मुझे नहीं पता साहब। जी, मैं अनीता यादव, मतलब राजू चौधरी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हम सिर्फ दोस्त थे। हाँ, राजू चौधरी, मुझे तुम्हारी हर बात पर पूरा यकीन है। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि हिमांशु ने मेरा नंबर किसी और के नाम से सेव किया है। लेकिन ये तो पता था ना कि तुम एक घर तोड़ रही हो, एक बच्ची को अपने बाप से अलग कर रही हो। पता था ना तुम्हें? शर्म नहीं आई तुम्हें? मैंने कहा ना तुमसे कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ दोस्त थे बस। 12 साल से साथ में हूँ हिमांशु के, उसके हर दोस्त को जानती हूँ। पुलिस को भी यही शक था कि मेरा और हिमांशु का अफेयर था, लेकिन ये सच नहीं है। और सुहासिनी, हिमांशु तुमसे नाखुश नहीं था, वो तो बस तुम्हारी शक करने की वजह से परेशान था। वो तुम्हारे और रंगोली के साथ एक सुखी जीवन बसर करना चाहता था। और सुहासिनी, मैं भी शादीशुदा हूं, हम दोनों बस बातें करते थे, कभी शादी वादी का ख्याल तक नहीं आया। शायद हिमांशु की मजबूरी रंगोली थी।
तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारा पति। किसी की कोई मजबूरी नहीं थी। हिमांशु बस तुम्हारी शक करने की वजह से परेशान था। उसे लगता था कि तुम उस पर यकीन ही नहीं करती। वो हमेशा चाहता था कि वो वक्त कभी वापस आ जाए जो तुम दोनों ने साथ में बिताया था शादी के शुरुआत के सालों में। मैं भी एक औरत हूं, महसूस कर पाती थी जब वो बातें करता था तुम्हारे बारे में कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। हिमांशु का तुम्हारे लिए प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, कभी नहीं। लेकिन शक और प्यार धूप और छांव जैसे होते हैं, एक साथ कभी नहीं रह सकते। चलती हूँ। अरे साहब, दोबारा क्या देखना? ये संजय ही है, बचपन से देखा है इसे। अब कहाँ दिखेगा? अभी का नहीं पता साहब, पर अपने नारायण नगर में तो नहीं है। कुछ दिन पहले अचानक से हवा हो गया। 16 सितंबर से? हाँ साहब, उसी दिन से। ये यूनुस शेख और ये हाफिज मलिक, दोनों पेशेवर हत्यारे और तुम्हारे बचपन के दोस्त संजय राजपूत ने इन दोनों से एक हत्याकांड करवाया। एक मासूम आदमी की जान ली गई, हिमांशु तिवारी की। और ये है 10 साल से जुडिशियल कस्टडी में, अनगिनत केसेस ठुके हैं इस पर। प्रकाश सिंह ने हिमांशु तिवारी का काम इस दुर्जन सिंह से ही करवाया होगा। सर, प्रकाश सिंह बाहर ही बैठा है। क्या बात है सर? आजकल आप लोग किसी सुनसान जगह नहीं ले जाते, यहीं पे थाने में एनकाउंटर कर देते हैं। इस हथियार का लाइसेंस सरकार ने तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए दिया, बदतमीजी ने। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि मुझ पे नजर क्यों रखी जा रही है? क्योंकि तुम हिमांशु तिवारी मर्डर केस में सस्पेक्ट हो। उस दिन तुम हिमांशु के पड़ोस में इत्तेफाक से मौजूद नहीं थे। इस पूरे हत्याकांड के मास्टरमाइंड तुम हो प्रकाश। क्या? अब तो पक्का है सर, किसी ने खूब सारे मिठाई के डिब्बे भेजे हैं यहां पर, वो भी दिवाली से पहले। और आप लोगों से यह कहा है कि ये जो प्रकाश सिंह नाम का बंदा है ना, उसे बुरी तरह से फंसा दो। प्रकाश सिंह, तुम तक पहुंचने के लिए हमने बहुत पापड़ बेले, बहुत वक्त लगा हमें तुम तक पहुंचने में, पर देखो आखिरकार पहुंच गए ना। अब तुम्हारी पूरी हिस्ट्री हमारे सामने, और तुम्हारी हिस्ट्री के पन्नों पर बलराम चौहान का नाम भी शामिल है, वही काशी ठाकुर का गुंडा। काशी ठाकुर तो मारा गया 2009 के एनकाउंटर में, पर काशी ठाकुर के साथ तेरा बड़ा गहरा संबंध रहा है ना? हाँ प्रकाश, बैठ। मैं ये गन जरूर रखता हूं अपने साथ, लेकिन गोली वोली नहीं चलाई लोगों पे। ये हथियार, ये लाइसेंस, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए है। जावेद की कनपट्टी पे जो घोड़ा रखा था वो कौन सी सुरक्षा थी? कारण है साहब, और हम वो कारण जानना चाहते हैं। आपने 2011 में हुए शूटआउट के बारे में पता तो करवाया, जिसमें बलराम मारा गया था, लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते हैं कि 2012 में भी एक शूटआउट हुआ था, वो भी ठीक मेरे घर के बाहर ही। मैं काशी ठाकुर से सिक्योरिटी मांगने गया था, मेरी जान को खतरा था। अब खतरा छू भी नहीं सकता तुझे, और डरने की कोनो जरूरत भी ना है। हमारे आदमी सिक्योरिटी बन के खड़े रहेंगे तुम्हारे पास, 24 घंटे साथ होंगे। तेरी जो प्रॉपर्टी है वहां हमारा आदमी बलराम, ये बलराम अपना गोडाउन बनाएगा, हलचल रहेगी, लोगों का आना जाना रहेगा, उसमें तेरी सुरक्षा बनी रहेगी। अगर तुम्हारी जान को वाकई खतरा था और तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत थी तो तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए था, लेकिन तुम गए एक गुंडे के पास। सर, अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी हिमांशु तिवारी मर्डर केस में, तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? किसी खबरी को क्यों लगाया मेरे पीछे? ज्यादा स्मार्ट ना बना प्रकाश सिंह। हमारी क्या औकात है स्मार्ट वार्ड बनने की? स्मार्ट तो आप पुलिस वालों की ये वर्दी बना देती है लोगों को। जानते हैं, मुझ पर जब हमला हुआ था तो वो लोग भी वर्दी में थे। किसी के बाप को पता नहीं चला कि वो लोग पुलिस वाले नहीं, गैंगस्टर है। ये हमला
हिमांशु ने करवाया था तुम पर? नहीं सर, देखिए मैंने पहली बार हिमांशु तिवारी के बारे में 15 सितंबर को सुना और देखा भी उसे पहली बार 15 सितंबर को ही, वो भी जब वो बेचारा मरा पड़ा था। मेरा हिमांशु तिवारी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था सर। तो फिर काशी ठाकुर से तुमने प्रोटेक्शन क्यों ली? और उसके एनकाउंटर के बाद दुर्जन सिंह से ली, और दुर्जन सिंह को सुपारी दी हिमांशु को मारने के लिए। क्या क्या क्या? मैंने दुर्जन सिंह को सुपारी दी हिमांशु को मरवाने की? मैडम, आप लोगों का बहुत बड़ा वाला क्रॉस कनेक्शन लगा है क्या सर? आपने इतना कुछ पता करवाया मेरे बारे में, लेकिन यह पता नहीं कराया कि मुझ पर जो हमले हुए थे वो दुर्जन से बदले वो बलराम मारा गया, और दूसरी बार सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी दुर्जन मुझे और मेरे बदले वो हिमांशु? प्रकाश ने जब हमें बताया कि वो 2 बार पहले भी दुर्जन सिंह के हमलों से बच गया था, तब हमें और प्रकाश को भी ये बात खनकी कि क्या तीसरी बार भी वो अपनी मौत को टाल पाया। सर, ये शूटआउट से एक दिन पहले का फुटेज है। ये फुटेज हमने पहले भी देखा, लेकिन तब हमारा फोकस प्रकाश पर नहीं था। ये प्रकाश रोज लगभग 2 बजे रीटा के घर जाता था और ठीक 4 बजे वहाँ से निकल जाता था, हिमांशु के निकलने से कुछ देर पहले। लेकिन 15 सितंबर को हिमांशु प्रकाश से कुछ देर पहले निकल गया था। और गुप्ता, फुटेज में एक चीज़ और नोटिस की, हिमांशु और प्रकाश दोनों की बाइक तकरीबन एक जैसी। सर 2011 का बलराम चौहान मर्डर केस और 2012 में शूटर्स ने पुलिस वर्दी में जो प्रकाश सिंह पर हमला किया था, इन दोनों केसेस में सभी शूटर्स गिरफ्तार हुए थे और दुर्जन सिंह ने कबूल किया था कि इन हमलों का मास्टरमाइंड वही है। तब तो इस मास्टरमाइंड से एक मुलाकात हमारी भी बनती। दुर्जन सिंह की ऑफिशियल कस्टडी के लिए अर्जी दे दो। आपके कमिश्नर साहब कोई बड़ा इनकाउंटर किसी नए भर्ती हुए हवलदार को सौंपेंगे क्या? बस यही हमारे साथ हुआ। ये दूध भात संजय राजपूत टुच्चे से काम में भी गड़बड़ कर गया। कह रहा था 1 महीने से फील्डिंग लगाई है। भैया जी, प्रकाश सिंह हर दिन दोपहर 2 बजे अरिहंत कॉलोनी जाता है अपने वकील रीता से मिलने। रोज 27 दिन से पीछा कर रहा हूँ। और तो और बंदा इतवार को भी वहां पर गया था। अरिहंत कॉलोनी के बाहर का रास्ता एकदम सुनसान। आप मुहूर्त निकाल दो, प्रकाश सिंह को कल के कल लौटा। हमारी कोर्ट में अगली पेशी कब है? अगले हफ्ते भैया। 1 हफ्ता और उस पर नजर रख, पूरी रिपोर्ट दे। इस बार वह बचना नहीं चाहिए। ये शूटर्स यूनस और हाफिज बावरीपुर के हैं। किसी को भेजा था इनके पास? फोन किया था। कहाँ से फोन किया था? जाम रहते हैं साहब, यहीं जेल से। यहाँ जेल में फोन है तुम्हारे पास? कमाल करते हैं साहब, जैसे आप जानते नहीं। हम जैसे इज्जतदार लोगों के लिए इस जेल में सब कुछ है। आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? अभी मंगवा देता हूँ। यूनस शेख, हाफिज मलिक और संजय राजपूत। इन दोनों शूटर्स का तो पता नहीं है कहाँ है, लेकिन वो संजय राजपूत शानपुर में कहीं छुपा है। उठवा लो उसे। सोचा था कोई हुनर होगा उसमें, एक चांस देकर देखते हैं। हक दिया साला। पांडे जी, एक फोन का इंतजाम कर दीजिए। कहाँ है गधे के बच्चे? भैया जी मिस्टेक हो गई मुझसे। अबे अंधे, तुझे उस आदमी और प्रकाश में कोई फर्क ही नहीं दिखा? मालिक, वो आदमी उसी वक्त निकला गेट से। दूर था, मुझे लगा प्रकाश सिंह है। कपड़े भी सेम, उसी वक्त निकला गेट से। दूर था, मुझे लगा प्रकाश सिंह ने। कपड़े भी सेम पहने हुए थे, मैंने कर दिया इशारा। अबे गलत आदमी मार दिया। हाँ? बंदा गलत है। अरे रुक। अगली बार ऐसी मिस्टेक कभी नहीं करूंगा मैं। तेरे लिए कोई अगली बार नहीं है। और हाँ, अब एक गलती और मत करना, मेरे सामने मत आना। उठा लो संजय राजपूत। ये यूनुस और हाफिज मैं आपको ढूंढ कर दे दूंगा।
लाल शहर के किसी बिल में छुपे होंगे और इस मर्डर का बिल अब मेरे नाम पे फाड़ दो। जब काशी का कुत्ता बलराम मारा गया था, रत्ती भर भी दुख नहीं हुआ था, लेकिन ये हिमांशु तिवारी, ये मासूम था बेचारा। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। तुम्हारे जैसे लोग इस समाज के लिए दीमक है, कैंसर। एक ही इलाज है तुम लोगों का, एनकाउंटर। पर नसीब अच्छे हैं तुम्हारे कि हमारे हाथ कानून से बंधे। गलती मतलब? वो किसी और को मारने आए थे, लेकिन जिसने शूटर्स को इशारा करना था उसने पहचानने में गलती कर दी। उसने गलती से हिमांशु को अपना निशाना समझ लिया। पर किसे मारना चाहते थे वो लोग तो अपने टारगेट प्रकाश सिंह की दिनचर्या पर नजर रखे हुए थे। हिमांशु को तो वो जानते तक नहीं थे। काश उस दिन हिमांशु ने चाय खत्म की होती। थोड़ी देर के बाद घर से निकलते गलती से मारा गया था। मिस्टेकन आइडेंटिटी का ये कोई पहला केस नहीं था हमारा, और ये भी कोई पहली बार नहीं हो रहा था कि दुर्जन सिंह जैसे जुर्म के बाहुबली ने जेल में बैठकर ही मौत का फरमान सुनाया था और मासूम जिंदगियों के साथ भयंकर खिलवाड़ हुआ था। हमें शर्मिंदा होना चाहिए, और हम शर्मिंदा हैं कि ऐसे अपराधी हमारी नाक के नीचे। धर्म भाव, क्या झालं? किसी ने मेरी बेटी को चाकू से मार दिया मार्केट में। काय? किसने? साहब, जानवी का घर उस तरफ है और जानवी इस तरफ से भागते हुए आ रही थी। वो लड़का भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, हाथ में चाकू लेकर। जानवी मदद के लिए चिल्ला रही थी। यहाँ आकर उसने पकड़ा और चाकू से वार पे वार करने लगा। 5 वार किए थे साहब, और उसके बाद वो लड़का जानवी का मोबाइल लेकर इस तरफ से भाग गया। चाकू के वार गिनने का टाइम था तुम्हारे पास, पर उस लड़के को पकड़ने की कोशिश तक नहीं की तुमने, या मूड नहीं था? साहब, कुछ सोचते कुछ करते इससे पहले सब हो गया। 10 सेकंड ही लगे होंगे कि सब कुछ खत्म। चेहरा ढका हुआ था उसका? जी नहीं साहब। सब मुझे तो लगता है कि वो मेन मार्केट से जानवी का पीछा करता आ रहा था। कामले, लड़की शायद इसी दुकान में गई होगी। इस दुकान में जाकर पता करो, हो सकता है वो लड़का वहीं से उसका पीछा कर रहा हो। और चेक करो। तो ये बोली होती तिला चाय बन गई, पी के जा। बोले आई, मैं 10-15 मिनट में आती हूँ। आसपास के लोगों का कहना है कि जिस लड़के ने वार किया वो 20-22 साल का है, करीब जानवी की उम्र का। लेकिन वो था कौन? आपको किसी पर शक? ऐसा कोई निजी मामला या जानवी का कोई बॉयफ्रेंड हो? डॉक्टर क्या बोले? कुछ बोल नहीं रहे, जानवी को देखने भी नहीं दे रहे मुझे। सर, एक दुकान से फुटेज मिल गया जिसमें वो लड़का जानवी सावंत का पीछा कर रहा है। चेहरा क्लियर दिख रहा है सर। फुटेज जल्दी भिजवाओ और आसपास की दुकानों में भी चेक करो। पता तो चले वो लड़का पीछा कहां से कर रहा था और कहां को भागा। मान अंसारी की कस्टडी आपको सौंप दी है। आपके स्टेबर जावेद शेख की सारी डिटेल्स इस फाइल में। कुछ 6 महीने पहले उभरते हुए कार चोर का किताब लेकर बैठा था ये जावेद। उस दौरान कुछ 3 या 4 कारें चोरी की थी इसने सलमान अंसारी के साथ मिलकर। जावेद शेख की माँ शहनाज शेख घर काम करती। जावेद की बड़ी बहन आफरीन शेख मलाड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स है। माधुरी, ये सब जावेद की माँ और बहन दोनों को तुरंत ताबे में ले। इस सलमान अंसारी और जावेद शेख को हमने इसी साल जून में गिरफ्तार किया था। मेरा रोड स्टेशन के पास की सोसाइटी से इन दोनों ने एक गाड़ी उठाई थी। पार्किंग की सीसीटीवी में दोनों साफ दिखे। 2 घंटों में धर लिया। इस सलमान और जावेद फुल टाइम चोर हैं या कुछ और भी करते हैं? वैसे सलमान पेशे से मैकेनिक है और आप जिसे ढूंढ रहे जावेद शेख वो मोइन नगर के एक हार्डवेयर की दुकान में काम करता है। बस 10 मिनट तोड़ा, दोनों ने सब उगल दिया। बताया कि इससे पहले 3 कारें चोरी कर चुके थे। गाड़ियों के पुर्जे अलग करके चोर बाजार में बेच देते थे। जावेद ने जानवी का कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फोन भी लिया। क्या जावेद सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए कत्ल कर सकता है? सर, ये किस चीज के लिए किस हद तक जा सकता है कहना मुश्किल है। हो सकता है जानवी ने मोबाइल देने से इनकार कर दिया हो तो बस पीछा करके स्टैबिंग कर दी हो। इंसानियत का कतरा जिसमें ना हो
उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए भरे बाजार किसी के पीछे भागते हुए इतने भयंकर तरीके से उसका कत्ल कर देना, ये कांड कुछ और ही इशारा कर रहा है। अरे मैडम, मैं कोई पहली ऐसी माँ हूँ जिसे ये ना पता हो कि उसका बेटा कहाँ है। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो 6 महीने से यहाँ नहीं आया। कहाँ से नहीं आया शहनाज? नागपुर से। वो काम ढूंढने नागपुर गया था, बस 6 महीने से वहीं है। नागपुर में कहाँ? जी वो तो मुझे नहीं पता। नहीं पता। और जानवी का इससे पहले वाला नंबर, उसके रिकॉर्ड्स मंगवाए सर। लेकिन सर एक बात अजीब है, जानवी ने जो नया सिम लिया उसके केवल 4 दिन बाद उसका मर्डर हो गया। सिर्फ मोबाइल फोन छीना गया, पर्स वर्स कुछ नहीं। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक मोबाइल चोरी का मामला नहीं है, बात कुछ और भी है। ऐसा क्या कुछ था उस मोबाइल के अंदर जो जावेद को उससे चाहिए था? और कितनी बार बताओ मैडम, मेरे को नहीं मालूम ये जानवी कौन है। जरूर कोई मेरे जावेद को फंसा रहा है। वो काहे को किसी लड़की का खून करेगा, और वो भी एक मोबाइल के लिए। कैमरा इंसान नहीं है शहनाज, झूठ नहीं बोलता वो। साफ साफ नजर आ रहा है तेरा बेटा जावेद जानवी के पीछे भाग रहा है। उसके हाथ में रामपुरी छुरी है। दिखाओ? दिखाओ नहीं दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। मुझे मालूम है मेरा बेटा कभी किसी का कत्ल नहीं कर सकता। फोन चुरा सकता है, गाड़ी चुरा सकता है। और आफरीन तू अब भी साइलेंट मोड पर है। तू चार्जिंग पर डाल दूं या बैटरी चेंज कर दूं तेरी? जानवी ने अपने कत्ल से 4 दिन पहले अपना मोबाइल नंबर बदला, कोई खास कारण था? नो सर, ताई ने कोई खास कारण नहीं बताया था अपना मोबाइल नंबर चेंज करने का। 4449876656 सेव कर लिया रघु? अचानक नंबर चेंज क्यों ताई? कोई पैकेज मिला है क्या? हाँ, और इसमें डेटा सींग डालने से भी सस्ता है, तू भी ले ले। चल बाय। बस इतना ही बोला था ताई ने। एक बार फिर से इसे देखिए, जावेद शेख नाम है इस लड़के का। शायद आपने कभी पहले भी देखा हो इसे। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। दयाराम जी? नहीं, मैं इस लड़के को नहीं जानता। मेरी जानवी अपनी जिंदगी की पहली नौकरी की ट्रेनिंग पर जाने वाली थी। वो पढ़ी लिखी थी। उसका इस भयंकर मुजरिम से क्या ताल्लुक हो सकता है? कार चोरी की बात की तो बोलती बंद हो गई तेरी शहनाज। जावेद के जमानत के पैसे भी तो तूने ही दिए थे ना। कार चोरी किधर और किसी का कत्ल किधर मैडम? मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो किसी का खून नहीं कर सकता। अम्मी झूठ बोल रही है मैडम। जावेद ने मुझे फोन किया था। कब और कहां से फोन किया था उसने? और इस वक्त जावेद कहां है? वो हमें नहीं पता मैडम। जावेद ने मुझे फोन करके बस इतना बोला। आफरीन बोला ना मत पूछो अभी, बस अम्मी को ले और चली जा कहीं। अभी क्या कांड किया तूने? हाँ आफरीन मैंने बोला ना मत पूछो अभी। अगर पुलिस घसीटेगी ना तो बोलना मत, करके बोला नहीं मैं। फिर पुलिस? अभी क्या किया तूने जावेद? आफरीन मत पूछ, बस अम्मी को ले और निकल जा कहीं पे। मैंने जब अम्मी को बताया तो अम्मी ने मुझसे कहा कि हम कहीं नहीं भागने वाले। पर शहनाज तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बेटे ने क्या किया था। उसने किसी की जान ले ली होगी, ये पता नहीं था मैडम। इसमें अम्मी की कोई गलती नहीं है मैडम। अम्मी और मैं तो कोलू के बैल की तरह सारा दिन काम में लगे रहते। मैं अस्पताल में और अम्मी घर काम में। जावेद पर हमारी पकड़ कभी बनी नहीं। अब बोलो, कहाँ है जावेद? हमें सचमुच नहीं पता मैम कि जावेद कहाँ पर। जावेद की हरकतों से इतना तो अंदाजा हो गया था कि उसने फिर से कोई ना कोई गड़बड़ कर दी। वो किसी का कत्ल कर देगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। जावेद जानवी को जानता था ना? अब तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जावेद ने कत्ल मोबाइल फोन के लिए नहीं किया था। हम इस लड़की को नहीं जानते। अब तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जावेद ने कत्ल मोबाइल फोन के लिए नहीं किया था। हम इस लड़की को नहीं जानते और ना ही जावेद ने कभी किसी जानवी का जिक्र किया। रघु, पुलिस जो पूछ रही थी उस लड़के जावेद शेख के बारे में, क्या जानवी उसे जानती थी? कैसे मामा? ताई किसी क्रिमिनल के साथ कैसे दोस्ती कर सकती थी? तो फिर नंबर क्यों बदला उसने अपना? सर एक और दुकान से सीसीटीवी फुटेज मिला है, इसमें जावेद पीछा नहीं कर रहा जानवी का। तो क्या इंतजार कर रहा है? राह देख रहा है? हो सर, लग तो ऐसे ही रहा है
जैसे जानवी के लिए घात लगाए बैठा हो। सर ये 2:45 बजे का फुटेज है और जानवी अपने घर से 3:15 बजे निकली थी। आई एम श्योर ये मर्डर सिर्फ मोबाइल फोन के लिए नहीं हुआ। आगे देखते हैं सर। पुणे का एक एड्रेस दिया है जहां जावेद हो सकता है। जावेद के चाचा अख्तर शेख वहां रहते हैं। माधुरी, चुपचाप सादे कपड़े में पुणे के लिए निकलो। फोन मत करना, सीधे झपट लो। जी सर। दूसरे सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि जावेद के साथ एक लड़का और भी था। ये प्लान मर्डर की साजिश लगती है। जावेद के साथ जो ये दूसरा बंदा है, शायद इसका काम जानवी पर नजर रखना था कि जानवी सोसाइटी से कब निकली, कहां तक पहुंची। सर जावेद खुद नजर नहीं रख रहा था, शायद इसलिए क्योंकि वो जानवी को पहले से जानता था। शायद इसका जवाब जानवी के पहले मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड से मिले। उसके पहले नंबर की सीडीआर आज शाम तक आ जानी चाहिए। इस बंदे के बारे में शायद जावेद के साथीदार सलमान को कुछ पता हो, या फिर जावेद की फैमिली को। ये तो माजिद है साहब। कौन माजिद? हमारे चाचा अख्तर शेख की सोची समझी साजिश के तहत जानवी का कत्ल किया गया था। साहब एक छोटा सा सुराग है जो शायद बहुत बड़ा कनेक्शन साबित करे जावेद और जानवी के बीच। तो बोल ना। 2 साल पहले जावेद टैक्सी चलाता था। जावेद का उस टाइम का एक दोस्त मिला मुझे, टैक्सी ड्राइवर अमजद सिद्दीकी। जावेद शेख कहाँ है? तुम कौन हो? जिस तरह तुम जावेद के दोस्त हो ना अमजद सिद्दीकी, मैं पुलिस का दोस्त हूँ। तो जावेद कहाँ है? अमजद मर्डर का केस है, अखबार में तो पढ़ा होगा अपने दोस्त का कारनामा। ये जानवी जो मारी गई, मैं जानता था उसे। 2 साल पहले की बात है जब पहली बार उसे देखा था। ये आपकी टैक्सी है? हाँ जी। भैया मुझे योगेश से मिलना है। 2 हफ्ते पहले तक वही चला रहा था ना, योगेश दलवी। कौन योगेश दलवी? मुझसे पहले ये टैक्सी मेरा दोस्त चला रहा था, कोई योगेश दलवी नहीं। नहीं भैया, योगेश चला रहा था। मैं इस चीज़ से तो जाती थी रोज। हाँ ये टैक्सी थी MH02 मैं 2 हफ्ते पहले तक रोज इसी टैक्सी से कॉलेज जा रही थी और ड्राइवर का नाम योगेश था। मैडम आपको गलतफहमी हो रही है। पिछले 6 महीने से मेरा दोस्त ही गाड़ी चला रहा था, उसका नाम है जावेद शेख। शायद आपके दोस्त ने योगेश को दी होगी। पर वो काय को देगा? हम एक टैक्सी वाले के लिए काम करते हैं। जावेद मेरा दोस्त है और वही चला रहा था ये टैक्सी। अभी 2 हफ्ते पहले उसने नौकरी छोड़ा तो सेठ ने मुझे दी चलाने को। आपका ये जो दोस्त है जावेद शेख, ये अब कहाँ काम करता है? मोईनगर बस डिपो के पास, वो हार्डवेयर की दुकान में। योगेश दलवी, ये नाम पहले कभी नहीं सुना था, इसीलिए अपने दिमाग को हॉर्न बजा कि कहीं साला जावेद इस लड़की को गोली तो नहीं दिया। मतलब लड़की पटाने के लिए उसने झूठा नाम बोला। यही सेम डाउट मेरे को हुआ, इसीलिए मैं जानती थी कि तुम टैक्सी चलाते हो, ड्राइवर हो, तब किया मैंने तुम्हें रिजेक्ट। टैक्सी ड्राइवर काम है, लेकिन जावेद शेख तो पहचान है। यार जावेद शेख एक इंसान भी तो है ना, जानवी सावंत भी एक इंसान है। और ये इंसानों के बीच का फर्क मैं आज तक समझ नहीं पाई। और ये फर्क छुपाने के लिए तुमने जो झूठ बोला है ना जावेद, वो भी मैं नहीं समझी हूँ। जानवी देखो, मैंने अपनी पहचान झूठी बताई है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अच्छी है। मैंने झूठ बोला, तुमसे गलत किया, नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा। I'm sorry जानवी। मुझे सॉरी नहीं चाहिए, मुझे प्रॉमिस चाहिए। कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। प्रॉमिस। आगे से कुछ भी हो जाए झूठ नहीं। तो फिर से शुरू करें। हाय जानवी सावंत। हाय जावेद शेख। फिर उसके बाद उन दोनों का शुरू हुआ कि खत्म, मेरे को नहीं मालूम। लड़की खत्म हो गई है अमजद, जावेद ने उसकी हथड़ियां निकाल दी है। कोई खबर है तो बोल दे। वो जानवी फिर एक बार मिली थी मुझसे 6 महीने पहले।
अमजद, जावेद कहाँ है? मैं 2 हफ्ते से उसे कॉल कर रही हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैं शॉप पे भी गई थी, उसके बॉस ने बोला कि उसने जॉब छोड़ दी। झूठ नहीं बोलूंगा, जावेद जेल में है। क्या किया उसने? कार चुराई। बस उसके बाद मैंने जानवी को कभी नहीं देखा। फिर अभी कुछ दिन पहले ही खबर सुनी कि जावेद जानवी को मारकर फरार हो गया। साहब ये थी उनकी 2 साल की हिस्ट्री। पर जावेद शेख का परिवार तो कहता है कि उन्होंने जानवी का नाम तक नहीं सुना, और जानवी सावंत की फैमिली भी यही कहती कि वो जावेद को बिल्कुल नहीं जानते। सर हम पुणे पहुंचे हैं। जावेद के चाचा अख्तर शेख के मोहल्ले की तरफ जा रहे हैं। यहाँ के लोकल खबरी ने टिप दी है कि जावेद का चाचा घर पर है, लेकिन उसका बेटा माजिद नहीं है और जावेद के होने की भी कोई खबर नहीं है। जावेद और जानवी का पास्ट हमारे हाथ में है। तुम तुरंत जावेद के चाचा को उठा लो, जैसे भी जावेद का पता निकालना है। ये मेरा बेटा माजिद और ये मेरा भतीजा जावेद। लेकिन बात क्या है मैडम? एक मर्डर केस में वांटेड है जावेद और माजिद। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। जानवी सावंत नाम है इस लड़की का, जिसे जावेद ने मार दिया है, और आपके बेटे माजिद ने जावेद का साथ दिया। माजिद तो जावेद के साथ नागपुर निकल गया था। हाँ। वहाँ जावेद ने नौकरी देख रखी थी माजिद के लिए। कब आया था जावेद यहाँ? वो 12 नवंबर को आया था यहाँ पूना। अब वो दोनों तो रात को ही निकल गए थे यहाँ से। माजिद को फोन लगाई जरा। अब मुझे समझ आ रही है आपकी चाल। टीवी पे खबरें हम भी देखते हैं। आप इस पूरे मसले को हिंदू मुसलमान का रंग देना चाहते हैं, है ना? आप सब मिलके उसको फंसा रहे हैं। हो ही नहीं सकता मेरी बच्ची और ऐसे लड़के के साथ। गलत है ये। आप बदनाम कर रहे हैं मेरी मरी हुई बेटी को। दयाराम जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन ताज्जुब की बात है, 2 साल से जावेद और आपकी बेटी जानवी का अफेयर चल रहा था, पर आपको या जावेद के परिवार को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगर भनक लगती तो क्या हम अपनी बच्ची को इस दलदल से बाहर नहीं निकाल लेते? मेरी बच्ची भोली थी, जरूर इस जावेद ने उसे फंसाया होगा। जानवी ने जो ये नंबर चेंज किया, कहीं उसकी वजह ये तो नहीं जावेद से बचने के लिए? ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक कि जावेद हमारे हाथ नहीं लग जाता। को लगता है कि हम लोगों में इतनी नफरत भरी हुई है कि हम किसी की जान ले लेंगे। आफरीन, तुम एक नर्स हो। अगर तुम जानवी के घाव देखती ना तो तुम खुद समझ जाती कि जावेद के हर वार में कितनी नफरत भरी थी। यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, किसने हमारे जावेद के अंदर इतनी नफरत, इतना जहर घोल दिया। नफरत का जहर उसी के अंदर घुलता है जिसके अंदर नफरत की प्यास भरी हो। जावेद की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने बड़े आराम से, ठंडे बर्फीले दिमाग से इस कत्ल की साजिश रची। वो 12 नवंबर को नागपुर से पुणे गया, अपने चचेरे भाई माजिद को अपने साथ यहां लेकर आया, सिर्फ इस कत्ल के लिए। ऐसा जहर बाहर से नहीं, अंदर से उबलता है आफरीन, फिर बाहर निकलता है। अख्तर जी, अफसाना जी, आपको अंदाजा नहीं है कि बात कितनी फैल गई। मीडिया भी पीछे पड़ी, मामला सीरियस हो गया है। जावेद ने झूठा नाम लेकर जानवी को फंसाया और उसे मार दिया, और आपके बेटे माजिद ने इस कत्ल में जावेद का साथ दिया। मैडम जी, हमें इसका अंदाजा नहीं था, और इस बात की तो बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि जावेद कार की चोरी करता था। मैडम, हमारा माजिद ऐसा लड़का नहीं है, उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आप अपने सारे रिश्तेदारों को इत्तला कर दीजिए कि अगर जावेद और माजिद उनसे पनाह मांगने गए तो वो उन्हें वहीं रोक ले और तुरंत हमें खबर करें। ये पुलिस वाले हमारा जीना मुश्किल कर देंगे जब तक जावेद उनके हाथ नहीं लगता। जीना तो जावेद ने मुश्किल कर रखा है, इससे बदतर क्या हो सकता? अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बनने की कोशिश तो हर कोई करता है, पढ़ाई करता है, अपने करियर के बारे में सोचता है, चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, कितने भी बुरे हालात में पैदा क्यों ना हुए। जिंदगी को संवारने की कोशिश तो हर कोई करता है। जावेद को स्कूल भेजा, उसे पढ़ाने की पूरी कोशिश की, और जावेद ने क्या किया? कहां से आई ये गलत सोच जावेद के अंदर? अभी बहुत बुरा लगता है, इसलिए नहीं कि पुलिस वाले हम पे शक करते, बल्कि इसीलिए कि हमारे अपने ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि पुलिस वाले हम पे शक करें। उन्हें लगता है हम अपने गुनाहगार लड़कों को छुपाते, हम भी झूठ बोलते हैं, हम भी उनके गुनाहों में शामिल हैं। और कोई लड़का नहीं मिला जानवी को? कुछ खिलाया पिलाया होगा, या तो ताई को ब्लैकमेल करता आ रहा होगा वो। लेकिन ब्लैकमेल करने जैसा क्या किया जानवी ने, और क्यों? अपना नाम गलत बताया उस लड़के ने, फिर भी ऐसे झूठ बोलने वाले लड़के पर भरोसा किया जानवी ने।
2 साल में पता नहीं चला किस तरह का लड़का है। गाड़ियां चोरी करता है, जेल जा चुका है। हम जैसे शरीफ लोगों का ऐसे अपराधियों से क्या लेना देना हो सकता? शायद 2 साल में जानवी को अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। शायद वो भी उस जाल से बाहर निकलना चाहती होगी। ऐसे वाकयात जब टीवी में देखता, अखबारों में पढ़ता तो लगता कि ये दूसरों के साथ होता है, दूसरे शहरों में, दूसरे घरों में। कभी नहीं सोचा कि हमारी फूल जैसी बच्ची ऐसी हरकत का शिकार बन जाएगी। কচুরি তো 3খানা কচুরি সিঙ্গাড়া চা মিষ্টি দিয়ে কিছু কিছু নয়। আচ্ছা তাহলে আমি 3খানা কচুরি ডালের সবজি। আপনাদের কি অর্ডার আছে? क्या क्या है? মাছে দেখো ইংলিশ আছে, চিংড়ি আছে। सर, जानवी के पहले नंबर के रिकॉर्ड्स आ गए हैं। जानवी काफी लंबे टाइम से जावेद के टच में थी। पिछले 6 महीनों में इन दोनों के बीच कोई भी रेगुलर बातें नहीं हुई हैं सर। इनफैक्ट जानवी की तरफ से तो पिछले 6 महीनों में जावेद के लिए एक भी कॉल नहीं हुआ है। ये एक मजबूत इशारा है कि जानवी जावेद के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाह रही थी, इसीलिए जानवी ने अपना नंबर भी बदला। हालांकि पूरी सच्चाई तो जावेद और माजिद के पकड़े जाने के बाद ही सामने आएगी। सर, जावेद और माजिद कोलकाता में है। कोलकाता में कोई है इनका? एक और चाचा है, साकिब शेख, पूना वाले अख्तर शेख का छोटा भाई। मैंने अख्तर से फोन करवाया था साकिब को। शाकिब, जावेद ने एक लड़की का कत्ल किया है और माजिद को उसमें फंसाया है। ये बहुत ही संगीन मामला है। हमारा पूरा खानदान पूरा फंसा है। आप कहाँ पे हो अख्तर भाईजान? मैं पुलिस थाने में हूँ और पुलिस तेरी आवाज़ सुन रही है। बता दे माजिद और जावेद कहाँ हैं? देख, उन्हें बचाने की कोशिश मत करना, वरना हम सब बहुत बुरे फंसेंगे। पुलिस को मालूम है कि माजिद और जावेद दोनों कलकत्ता में हैं। वो दोनों तेरे यहाँ है ना? हाँ हाँ भाईजान, कल ही आए हैं, बताया नहीं कुछ। कह रहे कि बस कलकत्ता घूमने के लिए आए हैं। मैं महाराष्ट्र पुलिस से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर माधुरी आचरेकर बोल रही हूँ। शाकिब, उन दोनों को वहां से कहीं मत जाने देना, वरना हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। छोटे भाई, सर कोलकाता पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, थोड़ी देर में ही साकिब के घर पहुंचती होगी। ट्रांजिट कस्टडी की एप्लीकेशन फटाफट ले लो, शाम तक दोनों लॉकअप में चाहिए मुझे। कलकत्ता ऐसे ही चले आए तुम लोग घूमने के लिए? हाँ चाचा, बस ऐसे ही। चाचा, आफरीन अम्मी में से किसी का फोन आया था क्या? नहीं, अगर फोन आया होता तो मैं बताता ना तुमको। अब तुम्हारी बात हुई क्या? सब खैरियत तो है ना? खैरियत तो नहीं है चाचा, ना विरार में, ना पूना में और ना वापिस कोलकाता में। और सुबह के चाचा में और अभी के चाचा में फर्क नजर आ रहा है। पूरी प्लानिंग के साथ आया था, चाकू साथ लाया, इस माजिद को भी साथ लेकर आया। जानवी टाल रही थी मुझे, दूर दूर रह रही थी मुझसे। वो तेरे साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। हाँ, और यही सही नहीं कर रही थी जानवी। देखो, टिश्यू पेपर नहीं हो ना, इस्तेमाल किया, कुचल कर फेंक दिया। हेलो जानवी, मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी। हेलो हेलो, तुम सुन रही हो ना जानवी? क्या काम था जावेद? क्या बात है, मेरी आवाज सुनकर खुश नहीं हुई क्या तुम? ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? तुम्हें पता है ना, ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम्हें कुछ मालूम ही नहीं है। अच्छा मैं बताऊं क्या हुआ है। मैं नागपुर में हूँ,
नया जॉब लगा है मुझे। वो जो हार्डवेयर शॉप में कमा रहा था ना, उससे डबल पगार है। और यहाँ तो खर्चा भी कम है। तरक्की हुई है मेरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ? मैं जानता हूँ तुम्हारा पारा क्यों चढ़ा हुआ। मैं तुम्हें यहाँ बिना बताए नागपुर चला है इसलिए ना। जानवी, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। देखो वो क्या है ना, मैं झूठ, फिर से झूठ। यार कितना झूठ बोलोगे तुम जावेद? क्या झूठ जानवी? तुम जेल में थे कार चोरी करने के जुर्म में, और ये तुम्हारी पहली चोरी नहीं है, जानती हूँ मैं जावेद। हाँ, मैंने कार की चोरी की, लेकिन वो मैंने हम दोनों के लिए की है ना। मैंने कहा था नहीं, मैंने मांगी थी कार तुमसे। ऐसी बात नहीं है जानवी, मैं हम दोनों के लिए पैसे जोड़ना चाहता हूँ, हम दोनों के फ्यूचर के लिए। जानवी का तो फ्यूचर सेट था ना सर। होटल मैनेजमेंट कर रही थी, टॉप की जॉब मिलती, स्कोप था आगे बढ़ने का। मेरा क्या, वही 5-6 हज़ार की नौकरी कर रहा था। बढ़ बढ़कर 8-10 हज़ार हो जाता, उससे ज़्यादा क्या। ऐसे में तो कोई भी चाहेगा ना सर कि उसके पास काफ़ी पैसा हो। अब कोई डिग्री विग्री थी नहीं मेरे पास, और बिजनेस करने का और कोई तरीका मालूम नहीं था। बिजनेस करना इतना आसान है क्या? और क्या बिजनेस करेगा तू? हार्डवेयर की शॉप डाल लेंगे, या तो फिर मोबाइल की दुकान डाल लेंगे। दुकान डालने के लिए भी ना पैसा चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है। और कौन लोन देगा तुझे, या फिर मुझे? क्यों नहीं देगा, पूरी दुनिया तो लोन लेती है यार। अपना नाम और मोइन नगर एरिया का पता डालेगा ना फॉर्म में, तो बैंक वाले देखना तो दूर, अपने ऑफिस में खड़ा तक नहीं करेंगे। क्या करूँ सलमान, मुझे ना मेरे लाइफ में बहुत पैसा चाहिए, खुद का कुछ शुरू करना, जिंदगी में ना ऊपर उठना। एक काम हो सकता है। क्या? कोई भी धंधा शुरू करने से पहले रोकड़ा चाहिए, तो पहले रोकड़े का जुगाड़ करते हैं और फिर कोई धंधा डालेंगे। कैसा जुगाड़? गाड़ी उठाते हैं। गाड़ी की चोरी? इस समय एसयूवी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है, और मुझे गाड़ियों का पोस्टमार्टम करना बहुत अच्छे से आता है। और इस धंधे में इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपना शातिर दिमाग है। पहली बार जब तुमने नाम के बारे में झूठ बोला था ना, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि जो आदमी नाम गलत बता सकता है वो काम तो गलत कर ही सकता है। अभी तुम कुछ भी बोल रही हो, समझो मैंने जो किया हम दोनों के लिए किया, हम दोनों के फ्यूचर के लिए किया। देखो जावेद, तुम मुझे अपना एक्सक्यूज मत बनाओ, और एक बात समझ लो, हम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। कोई और है क्या तुम्हारी लाइफ में? अगर हो भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यार तुमने मुझसे झूठ बोला, चोरियां की, जेल गए, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। एक बात समझ लो, हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है, और ना कुछ हो सकता है। मैं प्यार करता हूँ तुमसे, मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बगैर। और मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी पड़ी तो मैं रोज मरूंगी किश्तों में, और मुझे ऐसी मौत का शौक नहीं है। मैं मूव ऑन कर चुकी, तुम भी कर लो, और आज के बाद मुझे फोन मत कर। हेलो जानवी, हेलो। सिर्फ एक गलती की थी मैंने, और जानवी ने मुझे अपनी लाइफ से उखाड़ कर फेंक दिया। जानवी ने भी सिर्फ एक गलती की थी, और उस गलती का नाम था जावेद शेख। वो तुझे अपने आप से दूर करके इस गलती को सुधार रही थी। क्या गलत कर रही थी? जानवी ने मेरे साथ नाइंसाफी की, बेवफाई की, और मैंने उसको उसकी सजा दी। इसमें क्या गलत किया मैंने? देख जावेद, मेरे हिसाब से तुझे एक चांस उसे देना बनता है भाई। अगर वो मेरे से रिश्ता तोड़ रही है ना, तो चांस देना बनता है, लेकिन किसी और से जोड़ रही है और इसीलिए तोड़ रही है ना, फिर कोई माफी नहीं बनती भाई। पहले वहां चलकर पता तो करते हैं, फिर तू देख ले, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। हाँ? वो मेरे फोन काटने लगी। कुछ नहीं मिला। कैसे मिलता? उसने सब कुछ मिटा दिया होगा। अपने आप से तो झूठ मत बोल जावेद। मैं सुधरना चाहता था, नई जिंदगी शुरू करना चाहता था जानवी के साथ। मेरा भी हक था। लाइफ इतनी सस्ती नहीं है ना कि कोई भी उठाकर फेंक दे। जैसे कि तूने माजिद की जिंदगी को फेंक दिया खतरे के दलदल में, और अपनी जिंदगी तो तूने पहले ही फेंक दी थी। जो भी हो, लेकिन जानवी मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। जानवी ने सही पहचाना था तुझे। बस जानवी की गलती ये थी कि उसने अपने इस डर को अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बांटा नहीं। शायद इसलिए क्योंकि उसे तुझसे डर नहीं था।
उसे इतना तो पता था कि तू एक झूठे शख्स से एक चोर बन सकता है, लेकिन उसे इतना पता नहीं था कि तू इतना भी गिर सकता है कि एक चोर से एक खूनी बन सकता है, और खून भी उसी का करेगा। क्या हक बनता है अदालत का बीच में आने का? उसने मेरी बच्ची को मार डाला, मैं उसे मार डालना चाहता हूं। क्या अदालत मेरी बच्ची को मुझे लौटाने वाली है? हम अदालत में मजबूत चार्जशीट फाइल करेंगे। कोर्ट जावेद को कड़ी सजा देगा। क्या गारंटी है सर कि कोर्ट उसे सजा देगी? हाँ, शायद कोर्ट उसके साथ नरमी से पेश आए, यह कहकर कि पहली बार उसने इतना भयंकर गुनाह किया। और ये मीडिया वाले भटके हुए नौजवान का लेबल देकर उसे सभी के सामने पेश करेंगे। शायद कुछ समय के बाद यह छूट भी जाए, ये खूनी आराम से अपनी जिंदगी जिएगा। पर क्या मुझे मेरी बेटी मिलेगी? जावेद हमारे लिए एक मुजरिम है, कोई भटका हुआ नौजवान नहीं। ये बात हम अदालत के सामने रखेंगे। मेरी बच्ची जिंदगी को गले लगाना चाहती थी, सिर्फ 20 साल की थी सर। वो आसमान को छूना चाहती थी। इस जावेद ने उसे बेरहमी से मार डाला। खुद के साथ साथ तूने माजिद को भी क्रिमिनल बना दिया जावेद। हमारे पूरे खानदान पर क्रिमिनल का ठप्पा लगवा दिया। मुझे जो सही लगा मैंने किया, उसका अंजाम क्या होगा ये मैंने नहीं सोचा। माना मैंने गलती की, माना मुझे नहीं मारना चाहिए था जानवी को, लेकिन जानवी को भी मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। उसका धोखा इतना चुभ रहा है तुझे, और तूने जो हमारे साथ धोखा किया है उसका जरा भी एहसास नहीं है ना तुझे? आज तेरी वजह से हम दोनों ईमानदार और मेहनत कश औरतें थे, खूनी की माँ और खूनी की बहन कहलाती। क्यों मारा तूने जानवी को? जान क्या मिला तुझे उसे मारकर? सोच इस बारे में। वैसे भी यह बहुत वक्त है तेरे पास सोचने के लिए। जब कोई जुर्म होता है तब मुजरिम और पीड़ित के अलावा उनसे जुड़े लोगों को भी उसकी भरपाई करनी पड़ती है। मुजरिम के परिवार का हर सदस्य तो विरुद्ध भावनाओं के बीच झूल रहा है। एक तरफ उनमें निराशा है क्योंकि उनके किसी अपने ने एक भयंकर जुर्म किया, और दूसरी तरफ उसी मुजरिम के लिए लगाव भी है जो उन्हें उसे बचाने के लिए मजबूर करता है। पीड़ित का परिवार इस गहरे दर्द से समझौता कर रहा है, पर वो अपनी कमर भी कस रहा है अदालत में लड़ने के लिए, ताकि जानवी के साथ न्याय हो। वो जानवी जो अब कभी वापस नहीं लौटने वाली। जुर्म का रास्ता कोई भटका हुआ रास्ता नहीं होता। हर एक इंसान, हर एक जो भी इस रास्ते पर चला है वो ये जानकर चला है कि अंजाम क्या होगा। जावेद शेख खुद जिम्मेदार है अपने कुकर्मों के लिए। जानवी की मौत दुखद है, बेहद दुखद। हमें लगता है हर एक लड़की को ऐसे रिश्तों में आगे बढ़ने से पहले दोबारा सोचना चाहिए जहां आपसे पहली मुलाकात में झूठ बोला गया हो। पर अगर रिश्ता बन भी जाता है तो हमेशा ऐसे रिश्तों में से मिलने वाले इशारों को पहचानें और उन इशारों को अपनों से भी शेयर करें। मदद और सुरक्षा मांगने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। आप एक इंसान के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, लेकिन सिर्फ अपने दृष्टिकोण से। पर उसके व्यक्तित्व में कोई एक छोटी सी चेहरा ढका हुआ था उसका। जी नहीं साहब, मुझे तो लगता है कि वो मेन मार्केट से जानवी का पीछा करता आ रहा था। कामले लड़की शायद इसी दुकान में गई होगी। इस दुकान में जाकर पता करो।